सप्ताह की शुरुआत चुनाव की गहमा-गहमी से होगी। ये महाराष्ट्र तथा झारखंड के चुनाव का सप्ताह है। महाराष्ट्र में तो अगला पूरा सप्ताह चुनाव प्रचार का अंतिम सप्ताह होगा, परंतु झारखंड में पहले चरण का चुनाव प्रचार सप्ताह के पहले दिन सोमवार की शाम समाप्त हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव अब 13 की जगह 20 नवंबर को होगा। केरल तथा उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की निर्धारित तारीख चुनाव आयोग द्वारा बढ़ा दी गई है। पुराने ही नामांकन के आधार पर अब 13 की जगह 20 नवंबर को मतदान कराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव आम चुनाव की तरह हो रहा है। बिहार में भी 4 सीट के उपचुनाव की वजह से राजनीति के कई उलटफेर की संभावना है। यह परंपरागत तारीख फेल कर सकता है कि उपचुनाव के नतीजे उनके हक में ही जाते हैं जिनके प्रतिनिधि द्वारा सीट खाली किया गया है। सीट खाली करने की वजह है उम्मीदवारों का एमपी चुन लिया जाना। बुधवार 13 नवंबर को बिहार के 4 क्षेत्रों का उपचुनाव भी होगा। इसके लिए सोमवार की शाम में ही प्रचार थम जाएगा। इस सप्ताह तक स्पष्ट हो गया है कि राजद के द्वारा खाली किए गए दोनों जगह पर राजद के उम्मीदवार को भारी चुनौती मिल रही है। गया के बेलागंज से रामगढ़ में उसे बढ़त नहीं मिल रही है। ऐसा इसलिए भी हो रहा है कि दोनों जगह स्वराज अभियान के उम्मीदवार ने इंडिया गठबंधन के वोट बैंक में सेंध लगाई है। बेलागंज से सुरेंद्र यादव के पुत्र विश्वनाथ सिंह जदयू की मनोरमा देवी से चुनाव हार जा सकते हैं। खबर यह भी आ रही है कि मनोरमा देवी शासक दल के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गई हैं और क्षेत्र में जहां कहीं भी सड़क में गड़बड़ी है उन सड़कों को बिना टेंडर के तेजी से बनवाया जा रहा है। धारणा यह भी बन रही है कि प्रशांत किशोर की पार्टी स्वराज अभियान बीजेपी के काम को पूरा कर रही है, परंतु यदि चारों क्षेत्र को भी देखें तो यह सरलीकरण सही समझ में नहीं आएगा। उपचुनाव के नतीजे 3 सीट पर एकदम उल्टे आ जाएं तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। उपचुनाव में 3 सीट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। भोजपुरी के तरारी सीट पर भाकपा माले के राजू यादव को हो सकता है कि लाभ मिले। हालांकि राजू यादव को सबसे ज़्यादा सेटबैक बनिया समुदाय से मिल रहा है, जो सुदामा प्रसाद की वजह से माले को वोट दे रहे थे। सामने से बीजेपी के उम्मीदवार विशाल पांडे मैदान में हैं। कैमूर जिले के रामगढ़ सीट से पार्टी के प्रमुख नेता जगतानंद सिंह के पुत्र सुधाकर सिंह प्रतिनिधित्व करते थे। बक्सर से जब ये एमपी चुन लिए गए तो इनके खाली सीट पर राजद ने उनके भाई अजीत सिंह को टिकट दिया है। भाजपा ने उनके मुकाबले अशोक कुमार सिंह को टिकट दिया है, परंतु यहाँ भी प्रशांत किशोर के सुशील कुमार सिंह हैं। दोनों प्रमुख दल के उम्मीदवार राजपूत हैं और जान सुराज के उम्मीदवार कुशवाहा जाति के हैं। जीतन राम मांझी के खाली किए गए इमामगंज सीट चर्चा में है। यहाँ भी स्वराज अभियान के उम्मीदवार की वजह से जीतन राम मांझी की पुत्रवधू के जीत के प्रति शंका फैल गई है। पक्ष और पक्ष प्रतिपक्ष में भूइयां जाति के उम्मीदवार हैं और स्वराज अभियान ने इस आरक्षित सीट पर पासवान उम्मीदवार को उतार दिया है। जो विश्लेषण आ रहे हैं वह जाति के आधार पर ही मतदाताओं को देखने वाले विश्लेषण हैं, परंतु मतों के एकीकरण में जाति के आधार टूटे भी रहे हैं। इस सप्ताह के शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ने 1976 के 5 जजों के बेंच के फैसले को पलट दिया है। 1976 के बेंच ने यह तय किया था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सेक्युलर यूनिवर्सिटी नहीं है। इसको अदालत में चुनौती दी गई थी। 7 जजों के बेंच का फैसला 4 और 3 के बहुमत पर आधारित है। फैसले में आगे के लिए 3 जजों का एक बेंच भी गठित कर दिया गया है। यह बेंच इन तथ्यों की जांच करेगा कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जा के लिए क्या आधार हो सकते हैं। फैसले में पुरानी बंदिश से समाप्त कर दी गई है। बंदिश की वजह से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मुस्लिम यूनिवर्सिटी नहीं रह गई थी। फैसले में ये कहा गया है कि इस वजह से ही इस संस्थान का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त नहीं हो जाता है कि सरकार इस संस्थान को मदद करती है। जाहिर है कि सर सैयद मोहम्मद ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्थापना खासकर मुसलमानों के लिए अल्पसंख्यक श्रेणी के विश्वविद्यालय के रूप में की थी।
मुस्लिम अल्पसंख्यकों को आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान के देने के विशेष मकसद से अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की नींव पड़ी थी। लोगों ने मुसलमान की यूनिवर्सिटी के लिए चंदा, जमीन इत्यादि दिया था। यूनिवर्सिटी में यह सब इतिहास रिकॉर्ड के रूप में सुरक्षित रखा गया है, जिसकी समीक्षा सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जानी है। 3 जजों के बेंच द्वारा यह सब तय कर लेने के बाद अलीगढ़ यूनिवर्सिटी अपने नए पहचान को पा सकेगा। मुजफ्फरपुर में अहियापुर थाना में पुलिस ने गैस टैंकर से कई कार्टून भरे देसी और विदेशी शराब बरामद किया है। मुजफ्फरपुर पुलिस ने पीछा करके टैंकर को रुकवाया और ड्राइवर तथा हेल्पर से ढक्कन खुलवाया। टैंकर में छुपाया गया 1 करोड़ रुपए की शराब बरामद हुआ। 3 लोग मौके पर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। पानी में तैरते जहरीले सांप का वीडियो शेयर किया जा रहा है। छठ के एक घाट का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बॉन्डेड करात सांप घाट पर तैर कर चली आई। इस वीडियो में घाट पर व्रती के द्वारा अर्घ डाला जा रहा है। वह महिला निर्भय रही और पानी के थपेड़ों से उसने नदी में से तैर कर आ रहे करात सांप की दिशा बदल दी, जबकि तस्वीर में दिख रहा है कि यह सांप बहुत जहरीला माना जाता है। झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने डिफेंसिव स्तर पर प्रचार तेज किया है। आंदोलन के लोगों ने असम के एक प्रतिनिधि मंडल को चुनाव कैंपेन के लिए झारखंड में होस्ट किया है। हेमंत विश्व शर्मा असम के भाजपा मुख्यमंत्री हैं और झारखंड में भाजपा के मुख्य पर्यवेक्षक हैं। झारखंड में गरीबी संबंधी मुद्दे और आदिवासियों के मसले हैं, जहां आदिवासी बनाम सदान कुर्मी का मसला चर्चा में है। झारखंड में ही बीजेपी का चुनाव प्रचार बांग्लादेश अल्पसंख्यकों के घुसपैठ के मसले को केंद्र में रखकर चल रहा है। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर झारखंड की जनता को सशक्त बनाने के लिए सत्ता पक्ष इंडिया गठबंधन ने बहुत सारे कार्यक्रम दिए हैं। हमारी काफी बहनें आई हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही यहां हमारी सरकार आएगी, वैसे ही खटाखट आपके बैंक अकाउंट में अभी 1000 रुपए जाता है, 2500 रुपए महीने का ठकाठक अंदर। गैस सिलेंडर 450 रुपए। ये देखो महिलाएं ताली बजा रही हैं। और राशन 7 केजी हर व्यक्ति को हर महीने। और युवाओं के लिए हर ब्लॉक में डिग्री कॉलेज और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे प्रोफेशनल कॉलेज, 500 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क हर डिस्ट्रिक्ट में और 1 मिलियन युवाओं को हम यहां रोजगार देने का वायदा कर रहे हैं। बिहार के बाद तेलंगाना में जाति सर्वेक्षण आज शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस के तेलंगाना मुख्यमंत्री रेवंता रेड्डी ने घोषणा की है कि कर्नाटक के 1 करोड़ परिवारों का सर्वेक्षण शुरू किया गया है। राज्य सरकार के सर्वेक्षण में जाति और परिवारों के आर्थिक स्टेटस का सर्वेक्षण होगा। कांग्रेस चुनाव में यह घोषणा करती रहती है कि सत्ता में आने पर देश के स्तर पर जाति जनगणना करवाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने बिहार में जाति जनगणना के सवाल पर नीतीश के प्रस्ताव को विधानसभा में समर्थन दिया था, परंतु बाद में जाति जनगणना के एक तरह से विरोध में भाजपा ने चुप्पी साध ली है। सोमवार को चीफ जस्टिस पद की शपथ जस्टिस संजीव खन्ना लेंगे। जस्टिस वाई.डी. चंद्रचूड़ का कार्यकाल सप्ताह के अंत में शुक्रवार को समाप्त हो गया। शुक्रवार को ही जस्टिस चंद्रचूड़ की विदाई का समारोह शुरू हो गया। गत सप्ताह डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह कहा कि उन्होंने अपने कार्यकाल में रिकॉर्ड नंबर आवेदकों को जमानत दी है। इसी वातावरण में 22,000 लोगों ने जमानत के लिए आवेदन दे रखा है। न्याय के इस सिद्धांत पर काम किया गया कि जमानत देना अपवाद नहीं है बल्कि नियम है। उनके कार्यकाल में हुए महत्वपूर्ण फैसलों की समीक्षा और सराहना की जा रही है।
झारखंड में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आने के बाद इंडिया गठबंधन में मजबूती आई है। चुनाव विश्लेषक यह शंका रख रहे थे कि कांग्रेस ने 29 सीट का शेर लेकर के और चुनाव उम्मीद अभियान को गंभीरता से नहीं लेकर जीत की संभावना पर पानी फेरना शुरू कर दिया है। बीजेपी नकारात्मक मुद्दों पर गोलबंद होने के लिए मजबूत हुई है। हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने अपनी कई घोषणाओं की इबादत अभी इसी सरकार से लिखनी शुरू कर दी है। इस वजह से इंडिया के लिए स्पष्ट बहुमत का अनुमान लगाया जा रहा है। हमको पता है इस राज्य में गरीबी कितना है, अमीरी कितना है। हमारा उद्योग के नाम पर, खनन के नाम पर इन लोगों ने हमें विस्थापित कर दिया, डैम के नाम पर विस्थापित कर दिया और माटी बचाने का बात करता है। यहाँ कारखाना, यहाँ माइनिंग किसका है? सब इन्हीं का दोस्त लोग हैं। कौन एक कंपनी का आदमी यहां दिखता है, जरा बताओ। उन लोग का मंच बड़ा बड़ा सेट आपको दिखेगा, अरबों खरबों का। आज धरती में सबसे अधिक अगर जमीन है तो आदिवासियों के पास है और उन्हीं जमीनों को इन लोग को कब्जा करने का रोज नया नया नीति बनाता है। और अभी पहली बार हम लोगों ने इनको टक्कर दिया है कि आज इस राज्य में खनिज के नाम पर यहाँ का विस्थापन नहीं होगा, उद्योग के नाम पर विस्थापन नहीं होगा। पहले ये तय होगा तुम रोजगार कितना दोगे और मुआवजा कितना दोगे, उसके बाद ही यहाँ कुछ आगे बढ़ेगा। और इसीलिए हम लोग कानून बनाया कि 70% यहाँ के स्थानीय लोग, कोई भी फैक्ट्री होगा उसमें पहले लोगों को गिना जाएगा, उसके बाद ही फैक्ट्री का धुआं निकलेगा, नहीं तो उसमें ताला लगाया जाएगा। अभी तो कानून बनाए हैं, अभी बोलता है लोग विस्थापन आयोग बनाएंगे। वो लोग आएगा तब न बनाएगा, हम लोग तो बना लिया है, उसको खाली अमल में लाने के लिए फिर से सरकार बनाना है। मंगलवार को नहाय खाए के रिचुअल के बाद यह पर्व शुरू हुआ और शुक्रवार की सुबह सूरज की दूसरी आराधना यानी उगते सूरज की आराधना से पर्व समाप्त हुआ। देखिए वीडियो, साथ में बिहार का पुराना वीडियो। छठ का सप्ताह बीता, झारखंड और बिहार से आए फुटेज देखिए। डूबते हुए सूरज और दूसरी सुबह उगते सूरज की आराधना के फुटेज देखिए। नहाय खाए के दिन शारदा सिन्हा के मौत की खबर आई थी। शारदा सिन्हा भोजपुरी संगीत की स्वर कोकिला थीं। भोजपुरी में गाए उनके छठ के गीतों से वातावरण गूंजता रहा। शारदा सिन्हा पर देखिए विमर्श न्यूज का विशेष फुटेज। राजकीय सम्मान के साथ पटना के घाट पर शारदा सिन्हा के पार्थिव शरीर को जलाया गया और उन्हें अंतिम विदाई दी गई। शारदा सिन्हा की आवाज में गुंजन थी। प्रोफेसर डॉक्टर शारदा सिन्हा के गीत अभी भी गूंजते रहेंगे। पतियों के अप्रवास का मसला बिहार की दशकों दशक से चली आ रही दास्तान है। भिखारी ठाकुर के विदेशिया नाटक और इसके गीतों का ज़माना अभी चल ही रहा है। तब अपने गीतों से शारदा सिन्हा ने पूरे देश में पहचान बना ली थी। छठ के समय मिलने वाले गीतों में शारदा सिन्हा के गीत अमर रचना की तरह बोलते रहे हैं। आम के बगीचे में अभ्यास करने वाली शारदा सिन्हा बिहार के मगही क्षेत्र सुपौल जिले की निवासी हैं। शारदा सिन्हा ने आगे की यात्रा में संगीत पर डॉक्टरेट भी किया और आगे प्राध्यापन से भी जुड़ी रहीं। बॉलीवुड में उनका प्रवेश हुआ था। सबसे पहले राजश्री प्रोडक्शन ने शारदा सिन्हा के गीतों को फिल्माया था। उससे भी ज़्यादा शारदा सिन्हा लोगों के हृदय में बसी हैं। सप्ताह के दरमियान राम कृपाल ने कहा कि मीशा भारती के चुनाव में माफिया तत्वों ने उन्हें जिताने के लिए काम किया है। राम कृपाल ने कहा कि मीशा के चुनाव पर 50 करोड़ रुपया खर्च किया गया। लालू प्रसाद यादव के प्रमुख लेफ्टिनेंट माने जाने वाले राम कृपाल यादव 15 साल पहले बीजेपी कैंप में आकर एमपी चुनाव लड़े थे और मीशा को परास्त किया था।
लगातार 2 दफा परास्त करने के बाद 2024 के चुनाव में रामकृपाल यादव मीसा भारती से कुछ मतों से पराजित हुए। उन्होंने कहा कि जनता ने उन्हें 5 लाख मत दिए। रामकृपाल ने यह भी कहा कि उनका मुंह नहीं खुलवाइए।